सुरेखा देवी बार बार दरवाजे तक जाती, बाहर झांकती और बेचैनी से इधर उधर टहलने लगती। उनके पति गुप्ता जी बोले, अरे कब तक यूं परेशान होती रहोगी, आ जाएगी घर। अब वो कोई बच्ची नहीं है, सर्विस करती है। समय देख रहे हैं, रात के 9 बज रहे हैं। रोज 7 बजे तक आ जाती है, फोन भी नहीं उठा रही है। कंचन की बड़ी बहन दीप्ति भी परेशान हो रही थी। उसकी फ्रेंड्स से पता चला कि ऑफिस से वो ठीक टाइम पर निकल गई थी। नीचे के फ्लोर पर गुप्ता जी का परिवार था, ऊपर वाले फ्लोर पर उनके बड़े भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों परिवारों में बड़ा प्यार था, और हो भी क्यों ना। दोनों भाइयों की शादी दोनों बहनों से ही जो हुई थी। कंचन की चाची को भी भनक लग चुकी थी कि उनकी लाडली कंचन अभी तक घर नहीं आई है। वो भी वहीं आ गई थी और चिंतित हो रही थी। अचानक ही घर के बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। सब जल्दी ही बाहर की ओर दौड़े। देखा कंचन किसी अजनबी युवक के साथ उसकी गाड़ी से उतरी। वो युवक उसे छोड़कर लौटने वाला था, पर चाची के आग्रह पर एक कप कॉफी पीने रुक गया। बड़ा सभ्यशालीन लड़का था। उसकी बड़ी सी फॉर्च्यूनर गाड़ी, गोरा रंग, लंबा कद और बातचीत का ढंग बता रहा था वो किसी बड़े घर से ताल्लुक रखता था। उसने बताया कि उसकी गलती से कंचन को चोट लगते लगते बची। वो बहुत शर्मिंदा था, बार बार माफी मांग रहा था। कंचन की स्कूटी भी टूट गई थी, जो उसने वर्कशॉप भिजवा दी थी, और खुद वो उसे छोड़ने घर तक आया था। कंचन उससे बहुत रूडली बोल रही थी, जो चाची को अच्छा नहीं लग रहा था। खैर थोड़ी देर में वो चला गया। उसके जाते ही चाची शुरू हो गई, अरे कितना भला लड़का था ये बेचारा, घर तक छोड़ने आया। कंचन ने बुरा सा मुंह बनाया, आज तो उसकी गाड़ी भी ना छोड़ती, मैं अपाहिज होते होते बची। कंचन के पैर में मोच सी आई थी और कुछ खरोंचे भी थी। माँ ने उसे हल्दी वाला दूध पीने को दिया। अब चुपचाप सो जा, जाने कब का लिया दिया सामने आ गया, और मेरी बच्ची सही सलामत है। जब दोनों बहनें कमरे में अकेले रह गई, दीप्ति बोली, अरे सच बता, क्या किस्सा था? कितना हैंडसम लड़का था, तुझे बड़े प्यार से देख रहा था। बस दीदी, अब तुम मत शुरू हो जाना, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। ज्यादा भाव न खा। दोनों हंसने लगी। बाहर से माँ की आवाज आई, सो जाओ दोनों, सुबह जल्दी उठना है। अगले दिन सुबह कंचन उठी तो उसका पैर सूज गया था। उसे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। रह रहकर वो उस लड़के को कोसती। शाम को फिर कंचन के घर आया मैकेनिक के साथ, उसकी स्कूटी ठीक करवा कर। वो बहुत शर्मिंदा हो रहा था और सॉरी बोलता रहा। उसके जाने के बाद चाची कंचन से बोली, मुझे लगता है ये तुझे पसंद करने लगा है। चाची, आप भी बस यूं ही छेड़ती रहती हो। बुराई क्या है इसमें? बड़ी बहन की शादी तय हो ही गई है, तू भी इसे पसंद कर ले। दोनों की एक साथ ही शादी कर देंगे। हद करते हो आप लोग, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। आज तीसरे दिन कंचन ऑफिस आई। उसकी फ्रेंड रीना ने पूछा, क्या हुआ था उस दिन तुझे? कंचन ने सारा किस्सा सुनाया। वो हंसने लगी। कैसा लड़का है वो यार, रीना छेड़ते हुए बोली। उफ, तू भी वही बात कर रही है। 2 दिन से मैं तंग आ चुकी हूँ सुन सुनकर। अचानक उसे बॉस ने बुला भेजा। बॉस के रूम में जाते ही वो चौंक गई। वहां वो अजनबी युवक बैठा था। बॉस ने उसे मिलवाया। कंचन, ये हमारे नए एम्प्लॉय हैं, आज से तुम इन्हें असिस्ट करोगी। ये नया प्रोजेक्ट तुम्हें मिस्टर राजीव के संग करना है। ओके सर, कंचन ने कहा। वो मन में सोच रही थी, जितना मैं इस शख्स से बचना चाह रही थी, भगवान उतना ही से मेरे पास भेज रहे हैं। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। यहाँ कौन अपना है कौन पराया है, इसे निर्धारित करने में एक उम्र भी छोटी पड़ती है। जो आपको बहुत अजीज है, जरूरी नहीं वो भी आपके लिए वैसा ही सोचता या महसूस करता हो। कंचन की चाची, जो सबके सामने कंचन को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, दरअसल उनके दिल में क्या और क्यों चल रहा था, उसे जानने के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। बात उस समय की है जब कंचन की माँ सुरेखा और मौसी रचना दोनों बहनें अविवाहित थी। सुरेखा रचना से छोटी थी, और जहाँ रचना थोड़ी सांवली, छोटे कद की, सामान्य नैन नक्श वाली लड़की थी, वहीं सुरेखा उससे बिल्कुल विपरीत बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। वो अपने पिता पर गई थी। रचना के संग त्रासदी ये रही कि जब भी कोई लड़का उसे देखने के लिए आता, वो छोटी बहन को पसंद कर लेता। शुरू में एक आध बार तो ये हंसी मजाक का विषय बना रहा, पर जब बार बार यही होने लगा तो रचना अपनी छोटी बहन से बहुत किलसने लगी। उसे लगता मानो उसे जलील करने में सुरेखा का ही कोई हाथ हो। वो बात बात में चिड़चिड़ाने लगी थी। इस बार फिर से उसे कोई देखने आने वाला था। उन्होंने आपस में तय किया कि सुरेखा इस बार उन लोगों के सामने ही नहीं पड़ेगी। ज्यादा ही किसी ने पूछा तो कह देंगे छोटी बहन कहीं बाहर रिश्तेदारी में गई है। तय समय पर वो लड़का अपने माँ बाप के साथ आया। उन लोगों ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो लोग भी खुशी दिख रहे थे। दरअसल उन्हें घरेलू पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी।
बस उम्र में कोई छोटी लड़की चाह रहे थे जो रचना नहीं थी। पर कहीं ना कहीं तो कुछ समझौते करने ही पड़ते हैं, ये सोचकर वो चुप थे। पर होनी को भला कौन टाल सका है। सब कुछ ठीक चल ही रहा था। वो सब बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे थे। रचना और उसके माता पिता खुश थे। उन्होंने अभी तक छोटी बहन की कोई बात नहीं की थी। अचानक सब कुछ तेजी से हिल उठा। कुछ सेकंड्स को उफ भूकंप आया था शायद। उधर दूसरे कमरे में छिपी बैठी सुरेखा डर कर कमरे से बाहर आ निकली। जब सब सामान्य हुआ, उन्होंने सुलेखा के बारे में पूछा। बहाना बनाते हुए उनकी माँ बोली, कल रात से इसकी तबीयत खराब थी, इसलिए ये दूसरे कमरे में थी, और फिर वो ही घट गया जिससे वो अभी तक बच रहे थे। उन लोगों ने बड़ी शालीनता से कहा, आपकी दोनों बेटियां बड़ी प्यारी हैं, लेकिन हमें छोटी वाली अपनी बहू के रूप में पसंद है। आगे आपकी मर्जी। वो तो अपनी इच्छा बताकर चले गए, लेकिन यहाँ घर में कोहराम मचा गए। कुछ दिन तनातनी में गुजरे, लेकिन लड़के वालों के बार बार आते फोन कॉल्स ने उन्हें कुछ निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर एक लड़की के चक्कर में दूसरी की भी तो उम्र बढ़ ही जा रही थी। सादगी से सुरेखा की शादी सुधीर से हो गई। रचना ने अपना भाग्यमानी से स्वीकार तो कर लिया था, पर कहीं बहुत गहरे वो बहुत आहत हुई थी और मन ही मन अपनी बहन की दुश्मन बन बैठी थी। समय कभी एक सा नहीं रहता। रचना बार बार की मनाही से तंग आ शादी ना करने का फैसला कर चुकी थी। उधर सुरेखा के जेठ सुनील बहुत काबिल अधिवक्ता थे। शहर में बड़ा नाम कमाया था उन्होंने। उनकी बड़ी इज्जत थी समाज में। अचानक एक दुर्घटना में उनका हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। उनकी पत्नी और इकलौता बेटा इस हादसे की भेंट चढ़ गए। ऐसे में जब सुरेखा के सास ससुर ने उसके माँ बाप के सामने अपनी झोली फैलाकर रचना का हाथ मांगा, तो वो इनकार नहीं कर सके। अब बात रचना के मानने की थी। बस शुरू में वो बहुत भड़की, रोई, चिल्लाई, पर फिर माँ बाप ने समझाया, हम कितने दिन साथ हैं तेरे, हमारे बाद क्या हो गया तेरा। आखिर वो मान ही गई। कब तक लड़ती इन सामाजिक व्यवस्थाओं से। शादी के बाद वो कभी निराश नहीं हुई। सुनील एक समझदार इंसान थे। धीरे धीरे वो अपनी गृहस्थी में रमने लगी और दो बेटों की माँ भी बन गई। रचना के पास आज सब कुछ था, सुरेखा से कहीं ज्यादा ही था। पर पिछली बातें याद आते ही उसका रोम रोम जल उठता। आज भी जब वो सुरेखा की गोरी गुलाबी सुंदर बेटियों को देखती, उसके सीने पर सांप लौट जाते। वो अजीब सी मन स्थिति में रहती। ऊपर से तो प्यार का सागर उड़ेले रहती, पर मन ही मन कुढ़ती और मौके की तलाश में रहती, छोटी बहन को नीचा दिखाने के लिए। इंसान भी कितना अजीब जीव है। कभी किसी को पाने को तड़पता है, जब सब पा जाता है तो दिमाग में खुराफातें जन्म लेती हैं और अपने को ही खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर देता है। कंचन को राजीव के साथ प्रोजेक्ट करते काफ़ी समय हो गया था। शुरू में वो उससे एक डिस्टेंस बनाए रखती थी, पर जैसे जैसे उसके साथ रही, उसका हंसमुख स्वभाव, हाजिर जवाबी और कार्यकुशलता देखती, वो मन ही मन उसकी तरफ खींचती चली जा रही थी। वो अलग बात है कि वो अपने जज्बातों का कभी इजहार नहीं करती थी। राजीव पूरे ऑफिस में मोस्ट एलिजिबल बैचलर के नाम से जाना जाता था। सारी लड़कियां उसके साथ काम करने को तरसती, और एक तरफ कंचन थी जो हर समय उसके साथ होकर भी पूरे अनुशासन में रहती। राजीव भी कंचन को दिल से पसंद करता था, पर कोई भी पहल करने से बचता। कंचन ने कई बार नोटिस किया था, वो अचानक खिलखिलाकर हंसते हंसते शांत हो जाता, जैसे कहीं खो गया हो। कंचन सोचती, बड़ी अजीब बात लगती है, एक तो ये इतने पैसे वाले घर के लगते हैं, फिर इन्हें भला इस नौकरी की क्या ज़रूरत, दूसरे इन्हें किस बात का दुख हो सकता है। पर कभी कभी उसे लगता कि हकीकत कुछ और है। ये जितने खुश होने का पोज करते हैं, असल में है नहीं। काफ़ी समय से वो मौके की तलाश में थी, जो आज उसे मिल ही गया। आज वो दोनों कहीं बाहर साइड पर गए थे, काम जल्दी निपट गया और दोनों रिलैक्स हो वहीं एक कॉफ़ी कॉर्नर में कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहे थे। राजीव बहुत ध्यान से कंचन की खूबसूरती निहार रहा था। कंचन कुछ असहज हो उठी। दोनों की पल नजरें एक पल को मिली और राजीव के भाव पढ़कर कंचन ने अपनी निगाहें नीची कर ली। हिम्मत कर उसने राजीव से कहा, सर, इजाज़त हो तो एक पर्सनल सवाल पूछूं। राजीव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, पूरी इजाज़त है आपको सर। पहले आप मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताएं। पहले तो आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं, ये सर नहीं चलेगा। दोनों हंसने लगे। क्या जानना चाहती हो मेरे बारे में? राजीव बोला, आपके पेरेंट्स, भाई बहन वगैरह, और ना जाने क्यों मुझे लगता है आपको कोई दुख है जो आप सबसे छुपाते हैं। कंचन एक ही सांस में सब कह गई। राजीव ने उसे प्यार भरी गहरी नजरों से देखा और बोला, तुम पहली लड़की हो जिसने ये नोटिस किया। बाकी आज से पहले सबको मैं बस एक अमीर ज्यादा ही दिखता था। कंचन ने यह सवाल पूछकर जैसे राजीव को भावुक कर दिया था। धीरे धीरे कंचन उसे कुरेदती रही और कई सालों से दवाई आग जो उसके सीने को जलाकर छलनी कर रही थी,
उसके सामने उगलता जा रहा था। राजीव ने बताया कि उसके माँ बाप का सेपरेशन हो चुका था। उसकी माँ दिव्या सहगल एक बड़े मशहूर उद्योगपति की इकलौती औलाद थी, जिनका दिल कॉलेज के एक होनहार स्टूडेंट मुकेश, राजीव के पिता पर आ गया था। मुकेश के जोशीले भाषण, क्रांतिकारी विचारों की वो दीवानी हो गई थी और जिद करके अपने पिता से नाता तोड़ उन्होंने उसके पिता से शादी की थी। जल्द ही जब जीवन की असलियत से रूबरू हुई तो उसकी माँ के होश उड़ गए। जीवन में रोटी कमाने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। प्यार का बुखार जल्द ही उतर गया और रोज रोज की किचकिच से दोनों तंग आने लगे। ऐसे में कब राजीव उन दोनों के बीच आ गया, उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ दिन उसकी वजह से अच्छे कटे, पर ज़रूरतें बढ़ती जा रही थी और फिर ये वजह काफ़ी थी दोनों के बीच में दूरी के लिए। राजीव के नाना जी भी अब मान गए थे। उनका कहना था कि मुकेश घर जवाई बन उनके साथ रहे। आखिर सब उन्हीं का तो था, पर उनके पापा मुकेश की गैरत को यह मंजूर न था। वो लाख कोशिश करके भी दिव्या की बेहिसाब ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे थे। रोज रोज के झगड़ों का अंत हुआ उन दोनों के तलाक से। अपना पूरा प्रभाव दिखाकर उसकी मां ने राजीव की कस्टडी अपने हाथ में ले ली और धीरे धीरे उसके पिता से उसका मिलना भी बंद करवा दिया। राजीव अपने पिता को बहुत मिस करता था। वो रह भले ही माँ के साथ रहा था, पर से अपनी माँ की कई बातों से बहुत नफरत होती थी। ऊंची सोसाइटी के सारे गुण दोष उसने अपनी माँ में देखे थे। उसे इस तरह की जिंदगी से एलर्जी सी थी। जब ज़्यादा दम घुटता वो अलग घर लेकर रहने लगता और साधारण सी नौकरी कर अपना गुजारा चलाता, जैसे अब कर रहा था। माँ फिर मना कर ले जाती। कुछ दिन अच्छे गुजरते, फिर कोई विवाद होता और वो घर छोड़ देता। अजीब खाना बदोशों वाली जिंदगी हो गई थी उसकी। कंचन को अब समझ आ रहा था कि उसकी उदासी का राज। जब भी घर में अकेली होती चाची उसे घेर लेती। अरे मेरी बिटिया किसकी यादों में खोई है। कंचन उनसे कुछ छुपा नहीं पाती। अपनी बहन दीप्ति के साथ साथ उसकी चाची भी उसकी राजदार बन गई। चाची उसे दिलासा देती, तू फिक्र न कर, मैं तेरी शादी उससे कराऊंगी। तेरे मम्मी पापा को मैं देख लूंगी। कंचन कहती, माँ पापा तो मान ही जाएंगे, पर मुझे उनकी माँ से बड़ा डर लगता है। वो मुझे क्या समझेंगी कि कहीं मैं उनके अमीर बेटे को फंसा तो नहीं रही। चाची भेद भरे स्वर में बोली, तू उससे भाग के भी तो शादी कर सकती है। कंचन का मुंह खुला का खुला रह गया। कैसी बातें करती हो चाची, मेरे ये संस्कार तो नहीं। लो इसमें क्या है, मैं हूं ना तेरे साथ। कंचन को यह बहुत अजीब लग रहा था। उसे पहली बार चाची की बात जमी नहीं, पर अपने ख्यालों को उसने झटक दिया। शायद चाची उसी के भले के लिए कह रही हैं। ऐसे ही कश्मकश में समय बड़ी रफ्तार से निकला चला जा रहा था। आज कंचन के घर बहुत रौनक हो रही थी। दरअसल उसकी बहन दीप्ति के ससुराल वाले दीप्ति की गोद भराई के लिए आने वाले थे। दीप्ति का होने वाला पति टोरंटो में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। अगले महीने ही वो वहां जा रहा था। जाने से पहले वो शादी कर दीप्ति को भी साथ ले जाना चाहता था। इसीलिए सब जल्दबाजी में हो रहा था। सुरेखा और सुधीर जी को जहां एक और बेटी के हाथ पीले होने की खुशी थी, वहीं ये सोचकर ही दिल बैठा जा रहा था कि लड़की सात समंदर पार जा बसेगी। दीप्ति भी बहुत एक्साइटेड थी। साथ ही मन अनजानी आशंकाओं से उसका दिल धड़क रहा था कि वो वहाँ एडजस्ट तो हो जाएगी। घर और माँ बाप से दूर हो जाने का ये पहला अनुभव होगा उसका। अभी तक विशाल से वो एक बार ही मिली थी, जब वो उसे देखने आए थे। उस समय की थोड़े समय की मुलाकात काफ़ी नहीं थी ये निर्णय लेने के लिए। सारी जिंदगी दूसरे देश में दूसरे परिवेश में काटनी उसे थोड़ा मुश्किल में डाल रहा था। यूँ तो जब भी फ़ोन पर उससे बात करती वो बड़ा सुलझा समझदार व्यक्ति लगता था, पर किसी की असलियत उसके चेहरे पर नहीं लिखी होती। आज फिर से इस रस्म के बहाने उसे विशाल से बात करने परखने का कुछ वक्त मिलने वाला था, जिसे वो पूरी तरह उपयोग में लाना चाह रही थी। थोड़ी देर में वो सब आ गए। विशाल, उसके मम्मी पापा, उसकी बड़ी मैरिड बहन जीजा और उनका छोटा बेटा और विशाल का स्मार्ट भाई, जो वहीं विदेश में ही था। वो पहली बार इनसे मिल रहा था। खूब हंसी मजाक में सब रस्में निभाई जा रही थी। कंचन भाग भाग के सब काम निपटा रही थी। उसकी चाची उन लोगों को अटेंड कर रही थी कि उनकी कोई आवभगत में कमी न रह जाए। कंचन के दोनों चचेरे भाई भी सारे कामों को बखूबी निभा रहे थे। जब सब रस्में हो चुकी, खाना पीना भी निपट गया, सब आराम से चाय की चुस्कियों के साथ शादी में होने वाली बातों में मशगूल थे। दीप्ति की सास ने एक अप्रत्याशित सा ऑफर सुरेखा जी को दिया। क्यों ना ऐसा करें कि आपकी बड़ी बेटी के साथ साथ छोटी को भी हम बहू बना के टोरंटो ले जाएं। अपने छोटे बेटे के लिए हमें ये पसंद है। सुरेखा जी इस बात के लिए जरा भी तैयार नहीं थी। कंचन के हाथ से भी बिस्कुट की प्लेट गिरते गिरते बची। पर एक चाची ही ऐसी थी जो ये सुनते ही उछल पड़ी और चहक कर बोली, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी।
कंचन को दूसरा झटका लगा। ये चाची कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। ये तो अच्छे से जानती हैं उसके और राजीव के बारे में, फिर भी ऐसी बातें कह रही हैं। सुरेखा जी अजीब सी असमंजस में पड़ गई। साफ मना नहीं कर सकती थी। आखिर बेटी का घर होने जा रहा था, कहीं बुरा ना मान जाए। सुधीर जी बड़े संयत स्वर में बोले, देखिए समधन जी, आपने हमें इतनी इज्जत दी, हमारी बेटी को बहू बनाना चाहा। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, पर हम अपनी दोनों बेटियों को खुद से दूर नहीं कर सकते। हमारे तो यही बेटा बेटी दोनों हैं, आप समझ रही हैं ना, प्लीज़ इसका गलत मतलब ना निकालें। दीप्ति की सास भी समझदार थी, झट उनकी बात समझ गई। सही कह रहे हैं आप, गलती मेरी ही है, यूं अचानक ये फैसले लिए भी नहीं जाते। कोई बात नहीं, हम जरा भी बुरा नहीं माने, आप निश्चिंत रहो। कुछ दिनों बाद दीप्ति की शादी धूमधाम से विशाल के साथ हो गई और जल्दी ही वो उसके साथ टोरंटो चली गई। अब तो घर में कंचन ही रह गई थी, माँ पापा के साथ। लेकिन उस दिन जो चाची का नया रूप उसने देखा था, उसे भुला नहीं पा रही थी। वो तो भलाओ दीप्ति की सास का, जिन्होंने समझदारी दिखाते हुए बुरा नहीं माना। बाकी चाची ने अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी दोनों परिवारों में मतभेद कराने में। कंचन की माँ चूंकि राजीव की बात से अनजान थी, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चला। कंचन अब चाची से थोड़ा बचने लगी थी। उसके दिमाग में लगातार उनके व्यवहार को लेकर उथल पुथल चलती रहती। क्या उन्होंने जानबूझकर किया ये, या अनजाने में उनसे हो गया बस। हम्म, कोई बच्ची थोड़ी ही है जो इसका मतलब ना जानती हो। सारा दिन रात कंचन खुद से लड़ती रहती, दिल मानने को तैयार नहीं था। चाची उनका बुरा चाहती थी। दिमाग रह रहकर आगाह कर रहा था कि उनसे बच के रहो। कंचन को ऑफिस के काम से कुछ दिनों बाहर जाना था। उसे माँ पापा की चिंता खाए जा रही थी। दीप्ति दी भी अब ससुराल थी। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी। इन दिनों मरती क्या न करती, गई चाची के पास। माँ का ध्यान रखना आप, उन्हें स्ट्रेस ना लेने देना किसी चीज़ का मेरे पीछे। कंचन बोली। चाची मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बहन है तेरी माँ, तू पैदा नहीं हुई थी तब से जानती हूँ, कुछ नहीं होगा उसे, तू जा निश्चिंतता से। अगले दिन दोनों बहनें प्यार से बातों में मशगूल थी। रचना के बेटे भी आजकल बाहर गए थे। बच्चों के बिना लगता है जैसे कोई काम ही नहीं रहा घर में। रचना सुरेखा से बोली, क्यों ना अब कंचन के लिए भी कोई लड़का देखें। वैसे मेरी नज़र में एक लड़का है। सुरेखा ने चौंक कर पूछा, कौन है जिसे आप जानती हो और मैं नहीं। जानती तो तुम भी हो उसे, जो हमारी बेटी को घर छोड़ने आया था। दोनों ने तय किया कि ठीक है, जल्द ही उसके घर जाकर उसकी माँ से बात करते हैं। सुरेखा ये सब काम कंचन के पीछे ही करना चाहती थी, नहीं तो वो टाल मटोल कर जाती। अगले दिन समय लेकर वो सहगल मैंशन में नियत समय पर पहुंच गई। इतनी भव्य कोठी थी, नौकरों की भरमार दिख रही थी। अपॉइंटमेंट लेकर ही उनसे मिला जा सकता था। उनका नंबर आने में अभी वक्त था। सुरेखा का दिल घबरा रहा था। अरे ये तो बहुत अमीर लोग हैं, हमारा इनका क्या मेल। लेकिन रचना उसे समझाती, प्यार करता है उनका बेटा हमारी बेटी से, फिर हमारी बेटी कोई कम है क्या। काफी इंतजार के बाद उनका नंबर आया। दिव्या सहगल बड़े शानदार व्यक्तित्व की मालकिन थी। बड़े रोबीले अंदाज में बोली, कहिए आपकी क्या समस्या है। एक पल को तो सुरेखा को बड़ा अजीब सा लगा, जैसे वो कोई एम्प्लॉय हो उनकी। रिश्ते की बात कैसे करूं। उसने रचना की तरफ देखा जो इशारा कर रही थी कि खुलकर बात कर इनसे। देखिए मेरी बेटी कंचना आपके बेटे राजीव के संग एक ही ऑफिस में काम करती है। दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, उसी संबंध में बात करनी थी। दिव्या सहगल ने कड़ी निगाहों से उन्हें देखते हुए कहा, मेरे बेटे के साथ तो हजारों लड़कियां काम करती हैं, उससे शादी भी करना चाहती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं वो उनसे शादी कर लेगा। सुलेखा हकला सी गई। राजीव ने आपको कंचन के बारे में कुछ नहीं बताया अभी। अरे आप जैसे कितने ही लोग मेरे बेटे के वैभव से प्रभावित हो शादी के सपने देखते हैं, लेकिन शादी स्टेटस देखकर होती हुई अच्छी लगती हैं। क्या कमा लेती है आपकी बेटी। इतना ही ना जितना हम यहाँ अपने एक अदना से एम्प्लॉय को देते हैं। सुरेखा को लगा इतना अपान तो पूरी जिंदगी में उसका किसी ने नहीं किया होगा। वो असहाय हो रचना को देखने लगी, जिसके चेहरे पर एक विजयी सी मुस्कान तैर रही थी। सुरेखा को लगा उसने यहाँ आकर अपने जीवन की कितनी बड़ी भूल कर दी। उसने दोनों हाथ जोड़कर दिव्या सहगल से विदा ली और लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर चल दी। रचना उसके पीछे पीछे चल दी। आज रचना ने अपनी बहन से बरसों पुराने अपने अपमान का बदला लिया था। उसे असीम शांति मिल रही थी उसके बहते आंसुओं से। ऊपर से वो दिखावे में बड़बड़ाने लगी, ओह कितना घमंड दिखा रही थी ये औरत। कंचन जब कुछ दिनों में लौट के आई, माँ का बुझा चेहरा और बढ़ा बीपी देख समझ नहीं पा रही थी कि उसके पीछे क्या हुआ ऐसा जो माँ की ये हालत हुई। कंचन बहुत परेशान थी माँ की परेशानी से। कुछ पूछना चाहती तो माँ टाल देती।
अरे अब उम्र हो गई मेरी, छोटी मोटी परेशानी तो लगी ही रहती है इस उम्र में। कंचन को लगता कुछ तो दाल में काला है। चाची भी उससे कन्नी काट रही थी आजकल। एक दिन माँ बहुत उदास थी। कंचन उनके सिर में तेल मालिश कर रही थी। उसे कभी कभी लगता कि आपने और राजीव के बारे में माँ को कुछ हिंट देना चाहिए उसे। ऐसे ही वो राजीव का जिक्र कर बैठी और माँ एकदम हाइपर हो गई। कंचन इस अप्रत्याशित रिएक्शन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और फिर माँ ने उसे वो सब बता दिया जो कुछ दिनों से उनके सीने में पत्थर की शिला बनकर रखा था। कंचन अवाक रह गई। उसे आश्चर्य, दुख और खौफ थी। चाची की इस वादाखिलाफी पर उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया? बिना उससे बात किए उनकी माँ से मिलना और जलील करवाने में उनका क्या उद्देश्य होगा? फिर राजीव उसके बारे में क्या सोचेंगे? यही सब सोच सोचकर उसका दिमाग फटा जा रहा था। उसने तो कभी चाची को अपने परिवार से अलग नहीं समझा। वैसे भी वो उसकी मौसी थी। मासी मतलब माँ जैसी। यही बचपन से आज तक माँ ने सबकी इज्जत करनी सिखाई थी। समझ नहीं पा रही थी कि वो क्यों इस तरह सौतेला व्यवहार कर रही थी। उसने दोनों भाइयों को सगे भाइयों से बढ़कर प्यार दिया था और अभी जब हफ्ता भर वो बाहर रही, तब क्या फेवर किया उसने चाची के बेटे पर? जानेगी तो अपने किए पर शर्म से डूब मरने को जी करेगा उनका। आज उसका मन बहुत व्यथित था। विचारों के भंवर में उलझा ही जा रहा था। वो स्टडी रूम में जा बैठी। वो जब भी बहुत विचलित होती थी, डायरी लिखने बैठ जाती थी। कंचन तब तक लिखती जब तक मन शांत न हो जाता। आज सबसे पहले अपनी चाची पर ही लिखना शुरू किया। किसी भी व्यक्ति के अंतर्मन को समझना बड़ा कठिन होता है। पता नहीं एक ही आदमी कितने चेहरे लगाए घूमता है। क्यों आदमी अपनी सारी क्षमता दूसरों को बर्बाद करने में लगाता है? जरा नहीं सोचता जो जिंदगी फूलों की सेज बन सकती है, उसे हम जलन से कांटों का हार बनाए रखते हैं। क्यों चाची, क्यों? आखिर आप ऐसा सलूक करती हो हम सबके साथ? सामने से वार करने वाला इतना खतरनाक नहीं होता जितना पीठ पीछे से छुरा भोंकने वाला होता है। इसीलिए तो आजकल कोई रिश्तेदारों पर भी विश्वास नहीं करता। वो लिखती रही और अपने दिल के दर्द से पन्नों को सिहा करती रही। फिर नंबर आया राजीव की माँ का। दिव्या सहगल कितनी प्रतिष्ठित महिला है इस समाज की। कितने अनाथालय बच्चे को स्कूल चला रखे हैं, सामूहिक विवाह कराती हैं। मदर टेरेसा की छवि है समाज में, और हकीकत में वो क्या है बहुत कम लोग वाकिफ है। एक अहंकारी पत्नी जो बेरहमी से अपने पिता की संपत्ति पर अकड़कर अपने पति से अलगाव कर चुकी। एक नाकाबिल माँ जो अपने बच्चे की भावनाओं को कुचलकर खुद को उस पर थोपती हुई। और इंसान के रूप में उनकी क्या परिभाषा लिखी जाए? वो कब इंसान से पत्थर बन चुकी थी, उन्हें खुद नहीं पता। हर रिश्ते को पैसे के तराजू पर तोलती हुई वो एक मशीनी जिंदगी जी रही थी अपने झूठे अहंकार के साथ। अंत में उसने अपने और राजीव के बारे में कुछ लिखना चाहा। जब से यह घटना हुई थी वो खुद को उसका दोषी मान रही थी। उसमें हिम्मत नहीं थी राजीव का सामना करने की। आज भी कुछ लिखते हुए उसका दिल और दिमाग एक ही तरफ नहीं चल पा रहे थे। लिखती और काट देती, फिर यही क्रम चलता रहा। हारकर कंचन वहीं सिर रखकर सो गई। कई बार जिंदगी ऐसे दोराहों पर लाकर खड़ा कर देती है कि आगे के सारे रास्ते धुंधले हो जाते हैं। ऐसे में कुछ देर का आराम ही एकमात्र रास्ता रह जाता है। कंचन की चाची कुछ दिनों से परेशान सी हो रही थी। करने को तो उन्होंने अपनी बहन सुरेखा को अपमानित करा लिया था, पर अंदर गहरे में मन बहुत कचोट रहा था। सुरेखा के बहते आंसू याद करते ही वो तिलमिलाने लगती और राजीव की मां पर उन्हें बड़ा गुस्सा आता। बदले की आग में वो अपना पराया भूल गई थी। आज उन्हें पछतावा हो रहा था। असल में जब भी वो घर में इस तरह कुछ गलत काम करती, खुद उनका बुरा हो जाता था। ये उनका वहम नहीं, हकीकत बनता जा रहा था। आज सुबह ही छोटे बेटे रोहन के स्कूल से फ़ोन आया था कि वो होम एग्ज़ाम में चीटिंग करता पकड़ा गया था। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में रचना को बुलवाया था स्कूल अथॉरिटी ने। हमेशा उसे कंचन पढ़ाती थी और वह अच्छे नंबरों से पास होता आ रहा था। पर अब 1-2 साल से उसने बाहर ट्यूशन लगवा लिए थे और दिनों दिन रिजल्ट खराब आने लगा था। रचना को बहुत कोफ्त हो रही थी। वो कैसी माँ है, बहन और मौसी है जो अपने घर में ही फूट डलवा के खुश होना चाहती रही, सिर्फ अपनी अहम संतुष्टि की खातिर। और हुआ क्या, उसके अपने ही दोनों बच्चे उसके हाथ से निकल गए। बड़ा वाला तो जब से बीटेक के लिए दूसरे शहर गया था, घर के लिए अनजाना सा हो गया था। घर में होता भी तो ना होने के बराबर। अब 2 दिन से आया हुआ था घर पर, अपने कमरे में बंद वहीं खाना मंगाकर खाता, चुप चुप रहता। ज्यादा कुछ पूछो तो झुंझला जाता। रचना को भी अब आदत हो चली थी। बहुत बोर हो रही थी तो उसने टेलीविजन खोल लिया। कुछ न्यूज़ ही सुन लेती हूँ, देखूँ दुनिया में क्या हो रहा है। हर जगह सुशांत मर्डर केस, पाकिस्तान, चीन की न्यूज़ सुन सुन के पक गई थी। वो टीवी बंद करने उठी। अचानक एक न्यूज़ ने उसके बढ़ते कदम रोक दिए। न्यूज़ रीडर चिल्ला के बोल रहा था, एक रैकेट पकड़ा, कई सारे लड़के लड़की मुंह पर कपड़ा ढके दिखाई दिए।
एक लड़के का डील डोल देखकर वो सहम गई। ये तो उसे उसके बड़े बेटे शिखर की तरह क्यों लगा था। वो थरथरा गई। क्या ऊटपटांग सोच रही हूँ, पर मन में कीड़ा बैठ चुका था। जानकारी तो लेनी ही थी। कुछ अजीब बिहेव भी कर रहा है शिखर इस बार। हफ्ते कदमों से वो उसके कमरे की तरफ बढ़ी। लगातार दरवाजा खटखटाने पर भी शिखर दरवाजा नहीं खोल रहा था। तो वो और घबरा गई। एक तो दिन में वो दरवाज़ा कभी बंद ही नहीं करता था। शायद एसी की वजह से चटकनी लगा ली हो। आँख मलते शिखर ने दरवाज़ा खोला तो उसकी जान में जान आई। अरे क्या बात है बेटा, आज दिन में कैसे सो गया? माँ क्यों परेशान कर रही हो? अभी आँख लगी थी। रचना को ध्यान आया वो यहाँ क्या पूछने आई थी। शिखर को अंदर धकेलती ले गई और कड़क कर पूछा, परसों कहाँ था तू? माँ की आवाज़ की तेजी से शिखर घबरा गया। इधर उधर देखता हुआ बोला, बताया तो था हॉस्टल में था। वहीं से आया हूँ। रचना की अनुभवी आंखें आसानी से पढ़ पा रही थी कि उसकी जुबान और बॉडी लैंग्वेज दो अलग बातें बोल रही थी। मन ही मन रचना सोच रही थी कि है भगवान, जो वो सोच रही है वो गलत साबित हो जाए। पर आंखों देखी को झुठला भी तो नहीं सकती थी। दिल कड़ा कर बोली, मैंने तुझे अभी टीवी में न्यूज़ में देखा। अभी तक मजबूती से रोका बांध भरभरा के टूट गया और शिखर माँ के पैरों में लिपट कर बिलखने लगा। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं भटक गया था। मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे धोखे से फंसाया गया था। रचना का सारा खून जैसे जम गया हो। तो क्या वो सही समझ रही थी? उसे चक्कर आ गया। शिखर ने माँ को संभाला। शिखर ने उसे बताया, अगर कंचन दीदी उसे ना बचाती तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे होता। उन्होंने और राजीव भैया ने एड़ी चोटी का जोर लगवाकर उसे बेकसूर साबित करवाया। रचना बहुत कमजोर आवाज में बोली, तूने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दीदी ने मना किया था, कह रही थी आप ये सब सह नहीं पाएंगी। रचना कितना छोटा महसूस कर रही थी खुद को। ये क्या गुनाह करती आ रही थी वो आज तक, जब से राजीव के घर से लौटी थी। सुरेखा सामान्य नहीं हो पा रही थी। रह रहकर उन्हें वो बातें ध्यान आती और आंखें से आंसू बह निकलते। बात सिर्फ अपमान की होती तो वह सह जाती। पर वो जानती थी कंचन कितनी संवेदनशील लड़की है। वो अब राजीव के अलावा किसी और से आसानी से नहीं जुड़ पाएगी। उधर राजीव को पता चला कंचन की मम्मी उसका रिश्ता लेकर आई थी, जिन्हें उसकी माँ ने बहुत जलील किया। तो बड़ा परेशान था। उसे तो ये बात शायद कभी पता भी ना चलती। वो तो माँ ने किसी अपनी हाई सोसाइटी फ्रेंड की लड़की को उससे मिलवाया तो बातों बातों में कंचन और उसकी माँ की खिल्ली उड़ाते गलती से जिक्र कर गई। जब से राजीव को ये पता चला उसे समझ आ गया था कि कंचन उसे इग्नोर क्यों कर रही थी। आज राजीव ने मन कड़ा कर माँ को अपना निर्णय बता ही दिया, मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ कंचन से, नहीं तो हमेशा ऐसे ही रहूंगा। उसकी दृढ़ता देख माँ डर गई। पति से पहले ही अलग थी। जरा सी नादानी से बेटा हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता। उस समय वो चुप रही और राजीव कमरे से बाहर निकल गया। सारा आसमान तारों से चमका हुआ था। हल्की गुलाबी सर्दी शुरू हो गई थी। कंचन बेचैनी से छत पर घूम रही थी। कभी कभी कोई हवा का सर्द झोंका उसके पास से निकल जाता और उसके सारे बदन में सरसरी सी दौड़ जाती। आज का निर्णय लेना उसे बहुत दुश्वार हो रहा था। जब से दीप्ति दीदी का फोन आया था कि कंचन कुछ समय के लिए यहाँ टोरंटो आ जाए, क्योंकि दीप्ति माँ बनने वाली थी। कंचन राजीव को कुछ बताए या चुपचाप उसकी जिंदगी से दूर हो जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भली भांति जानती थी कि उसके एक इशारे पर राजीव सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके साथ चल देगा। लेकिन वो अब उसकी वजह से अपनी माँ से भी दूर हो जाए, ये बात उसे कम ही गले उतर रही थी। शादी ब्याह एक आध दिन की तो बात है नहीं। रह रह के उसकी माँ दिव्या सहगल की बातें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजती। क्या खबर समय रहते राजीव को भी पछतावा होने लगे, उन दोनों का भी राजीव के माँ बाप जैसा हाल ना हो। ये सारे सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। जितना वो इनसे बाहर आने की कोशिश करती उतना ही उलझती जाती। फिर उसने कुछ मन ही मन निश्चय किया और माँ को नीचे जाकर अपना फैसला सुनाया कि वो अगले हफ्ते दीदी के पास जा रही है। उसने अपना रेजिग्नेशन ऑफिस भिजवा दिया। राजीव के लिए वो एक पत्र अपनी माँ के पास छोड़ गई कि अगर वो आए तो आप ये दे देना। उधर रचना अपने किए पर बहुत पछता रही थी। सारा दिन निकल जाता वो गुमसुम उदास बैठी रहती, मन कचोटता अपने दुर्व्यवहार की सोचकर। अपना छोटापन याद आते ही परेशान हो उठती। एक दिन हिम्मत करके बहन सुरेखा के सामने सारा कन्फेशन किया। सुरेखा अवाक उसका मुंह देखती रही। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी बहन के मन में इतनी पुरानी बातें गांठ बनकर अटकी हुई थी। रचना रो रो कर उससे माफ़ी मांगती रही और कबूल किया, मैं रंग रूप में ही नहीं दिल से भी काली हूँ। और तू और तेरी बेटियां सूरत और सीरत दोनों से उजली हैं। तूने अपने बच्चों को बहुत अच्छी सीख दी और मैं सारी ज़िंदगी बदले की आग में जलती रही, कॉम्प्लेक्स में जीती रही और अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सुरेखा को लगा उसे थोड़ा रोने देती हूँ, आज उसका मन का सारा मैल बह जाने दो,
फिर दोनों बहनें गले लग गई। राजीव उस दिन ऑफिस पहुंचा, वहां उसे कंचन के बारे में पता चला। ये कैसे कब हुआ, वो बुरी तरह बौखलाकर उसी समय कंचन के घर गया, जहां उसे कंचन की मां ने उसको लिखा कंचन का पत्र पकड़ा दिया। राजीव के तो कुछ ही दिनों में जैसे सारी दुनिया ही लौट गई। कंचन ने ये क्या किया, उससे बिना मिले बात किए इतना बड़ा फैसला वो कैसे ले सकती है। बार बार कंचन का पत्र पढ़ता, जिसमें कंचन ने उससे माफी मांगी थी, ये कहकर कि शायद भगवान ने हमारे साथ इतना ही लिखा था। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से अलग नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए दूर जा रही हूँ। मेरा इंतजार मत करना। राजीव बहुत टूट गया था। कई कई दिन शेविंग नहीं करता, खाना भी कम खाता, उदास परेशान, बिल्कुल अकेला हो चला था। उसकी माँ ने बहुत कोशिश की उसे मनाने की, पर उसे कंचन का गम घुन की तरह खा रहा था। एक दिन अचानक राजीव का बीपी बहुत डाउन हो गया और उसे हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। वो अचेत हो गया था। दिव्या सहगल हैरान परेशान हो उसके रूम के बाहर टहल रही थी। उन्होंने सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुला भेजा था। राजीव के सब टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रहे थे, पर उसकी कमजोरी कम नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर्स ने दिव्या जी को बताया, ऐसा है जैसे पेशेंट खुद ही ठीक नहीं होना चाहता, इसे कोई बात अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। आज राजीव को हॉस्पिटल आए कई दिन हो गए थे। उसकी देखभाल को यूं तो कई डॉक्टर और सिस्टर्स थी, पर उसकी माँ अब दिखाई नहीं दे रही थी। राजीव जब भी कुछ ठीक होता अपनी माँ के लिए पूछता। हर बार वो नहीं आई सुन सोचता, अरे माँ के पास और ज़रूरी काम है, इतना कर दिया यही बहुत है। राजीव बहुत निराशा में अकेला बेहोश सा लेटा रहता। एक दिन यूं ही आंखें बंद किए था कि उसके गाल पर कुछ गर्म बूंदें गिरी और एक जानी पहचानी सी खुशबू उसे अपने आसपास महसूस हुई। उसने आंखें खोलकर देखा तो कंचन उसके ऊपर झुकी हुई रो रही थी। राजीव की आंखों में तेजी से एक चमक आई और उसने कंचन का हाथ कसकर पकड़ लिया। कंचन कसमसाई, अरे क्या करते हैं, सब देख रहे हैं। देखने दो, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इतने में राजीव की माँ सुरेखा, रचना वगैरह कमरे में आ गए। दिव्या जी बोली, अरे तू ही क्या, मैं भी इसे अब कहीं नहीं जाने दूंगी। बड़ी मुश्किल से मना के लाई हूँ अपनी प्यारी बहू रानी को। अब हंसने लगे। आज बरसों पुराना छाया अंधेरा जो दिव्या सहगल ने अपने इर्द गिर्द बुन रखा था छट रहा था, और उम्मीद और विश्वास की उजली सुबह उन सब की प्रतीक्षा कर रही थी।